हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीजेड ऑलराउंड। तो दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमएससी केमिस्ट्री अंदर जैसे आप देख सकते हैं सेक्शन बी को मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैंने सेक्शन ए को मैं डिस्कस कर दिया हूं, जिसके अंदर 1 से लेकर 70 क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूं, बहुत इजी लेवल में, अच्छे लेवल में डिस्कस किया हूं सॉल्यूशन के साथ। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेक्शन ए जरूर वॉच कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 1 से लेकर 70 नंबर क्वेश्चन तक मैंने डिस्कस किया हूं इजी लेवल में विद कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का 3 वीडियो आपका पार्ट एंड डिवाइड कर रखा है। 1 से लेकर के 70 नंबर क्वेश्चन तक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ऑलरेडी वॉच कर लिए हैं तो उस स्टूडेंट के लिए सेक्शन बी आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे स्कोर लाना है, क्योंकि सेक्शन बी भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है एएमयू का, एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। अगर इसमें भी अच्छे स्कोर करते हैं तो आपको एडमिशन मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन बी से, जिसमें अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी आप डिस्कस कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं, तो आपका अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन बी में जो होते हैं वो 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो जब ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है तो आप 5 से 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देंगे तो 15 से लेकर 18 मार्क्स आपको सेक्शन बी से बन जाएंगे। पार्ट ए से अगर 40 मार्क्स भी या 50 मार्क्स भी लेके आ जाते हैं तो आपको चांसेस है कि 68-70 मार्क्स बन जाएंगे। और जब 68 और 70 मार्क्स या फिर 65 मार्क्स आपके बन रहे हैं एएमयू के अंदर, तो आपको एडमिशन 100% आपको एएमयू में एमएससी केमिस्ट्री में आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो वही मैं डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन बी। आपको कैसे शॉर्ट टाइप आंसर आपको देना होता है, कितने लाइंस में आपको आंसर देनी है, तो पूरी डिटेल वाइज में इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। और मैं साथ बता दूं कि इस 10 क्वेश्चन में आपको पूरी क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा। 5 से 6 क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूंगा, बाकी क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में पूरी की पूरी क्वेश्चन डील नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत लगते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको लगता है कि जो क्वेश्चन आपको श्योरिटी लगता है कि आपको ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है बनने वाली है, तो उसी को आप डील करना, उसी को शॉर्ट टाइप आंसर देना। जो लगेगा कि हाँ इसमें बहुत टाइम लगेगी, तो टाइम कम होता है, इसी में कंज्यूम करना होता है, कंज्यूम करके आपको आंसर देना होता है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और जो न्यू चैनल विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आके वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन बी में फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया वो एनालिटिकल केमिस्ट्री से है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री पर फोकस करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन क्या पूछा गया आप देख सकते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट फॉर ए सॉलिड बिटवीन वाटर एंड क्लोरोफॉर्म सिस्टम इन 10 assuming D is equal to KD, there is no association dissociation, मतलब कि यहाँ पर एसोसिएशन भी नहीं, डिसोसिएशन भी नहीं है of the solute in the system. Calculate the fraction of the solid extraction from 15 ml of 2 into 10 to the minus 4 molar aqueous solution ऑफ द सॉल्ट 15 ml क्लोरोफॉर्म वेन। आपका 2 क्वेश्चन दे रखा है, इसी में आपको सोल्व करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा स्किप कर रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन मैंने काफी सोल्व करने की कोशिश किया बट बहुत टाइम लगी, जिसकी वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया हूं। तो इस तरह से अगर आपको एग्जाम में भी टाइम लगती है तो स्किप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन लगता है कि इजी में बन सकता है, आसानी है बनाना, तो उसी को बनाइएगा। जैसे आप देख सकते हो सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको जो है ये कम टाइम में आपका सोल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाई हीमोग्लोबिन एग्जिबिट बोर इफेक्ट बट नॉट मायोग्लोबिन। तो ये सिंपल सा है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये आपको 12th में, ये आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि हीमोग्लोबिन जो होता है बोर इफेक्ट एग्जिबिट करता है बट मायोग्लोबिन एग्जिबिट नहीं करता। उसका रीजन आपको देना है। आपको 5 से 6 लाइन में आपको रीजन देना होता है। रीजन मैं आपको थोड़ा बता दूं कैसे क्या क्या होता है कि हीमोग्लोबिन एग्जिबिट बोर इफेक्ट इसलिए करता है क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है एलोस्टेरिक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और साथ साथ वो आपको टेट्रामेरिक हीमोग्लोबिन भी शो करता है। हीमोग्लोबिन के अंदर 2 स्टेट होता है, एक आर स्टेट होता है और एक टी स्टेट होता है। तो टी स्टेट के अंदर क्या होता है, डी ऑक्सी होता है, और आर स्टेट के अंदर ऑक्सी होता है। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन बाइंड होता है। तो जो ऑक्सीजन बाइंडिंग होती है वो इंटरेक्शन करता है ऑक्सीजन बाइंड करने की, उसकी जो एफिनिटी होती है वो बढ़ जाती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एफिनिटी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से वो बोर इफेक्ट शो करता है। बट मायोग्लोबिन में ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो बोर इफेक्ट शो नहीं करता। तो मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूं कैसे आपको शॉर्ट टाइप आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो शॉर्ट टाइप आंसर कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इस टाइप में आपको ज्यादा लाइन लंबी नहीं करनी, क्योंकि शॉर्ट है तो लंबी नहीं करनी है, आपको
कम लाइन्स में ही आपको कंप्लीट आंसर देना है, सूटेबल आंसर देना है, और जो आंसर होगा आपको सूटेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एग्जिबिट बोर इफेक्ट ड्यू टू डिपेंड ऑन एलोस्टेरिक इंट्रैक्शन दैट आर द पॉसिबल इन द टेट्रामेरिक हीमोग्लोबिन आर स्टेट द फॉर्म दैट हैज द हाई एफिनिटी टुवार्ड्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से आपका बोर इफेक्ट शो करता है। मायोग्लोबिन क्यों नहीं एग्जिबिट करता बोर इफेक्ट? यहाँ पर देख सकते हैं कि मायोग्लोबिन डज नॉट एग्जिबिट बोर इफेक्ट ड्यू टू डज नॉट हैव क्वाटर्नरी या फिर टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर टू रेगुलेट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन बाय O2। इस पॉइंट की वजह से आपका मायोग्लोबिन बोर इफेक्ट शो नहीं करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं कि मैंने आपको शॉर्ट टाइप जो आंसर लेकर आया हूँ इस क्वेश्चन का, सेकंड नंबर क्वेश्चन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इसी तरह से आपको शॉर्ट टाइप आंसर देना होता है एग्जामिनेशन में। इसका आंसर आप कुछ और भी देख सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि आप सेम टू सेम दे सकते हैं, बट आपका सूटेबल आंसर होना चाहिए, तभी आपका 3 मार्क्स एक क्वेश्चन को मिलेगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी बैंड्स डू वी गेट इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वेनेडियम हेक्सा एक्वा प्लस 3 चार्ज, एक्सप्लेन व्हाई गिविंग रीजन। इसमें पूछा गया है कि जो आपको ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसमें बताना ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम एक्वस सॉल्यूशन में जो शो करता है बैंड, उसका रीजन क्या है, क्यों शो करता है ये बैंड। इसका रीजन मैं आपको सिंपल वे में बता दूं। इसका रीजन ये इसलिए शो करता है, मैंने बहुत सारे इसका सॉल्यूशन देखा हूं, बुक्स में भी देखा हूं, है कि इसके यहाँ पर एक और कंपाउंड देता है। कभी कभी यहाँ पर वेनेडियम पूछा है ना, बट कभी कभी एग्जामिनेशन में इसके यहाँ पर टाइटेनियम भी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि टाइटेनियम हेक्सा एक्वस प्लस 3 चार्ज, और उसमें पूछता है कि यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम एक्वस सॉल्यूशन में बैंड शो करता है या नहीं शो करता, और कितने शो करता है। तो उसमें पूछता है टाइटेनियम आपका एक बैंड शो करता है और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम शो करता है और बैंड एक शो करता है टाइटेनियम में। उसका रीजन ये है जेटीडी, जेटीडी की वजह से ही आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम एक्वा सॉल्यूशन में बैंड के साथ शो करता है, ठीक है, जेटीडी की वजह से। तो ये वेनेडियम जो है, वेनेडियम हेक्सा एक्वा जो है, वो भी एक जेटीडी शो करता है। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालोगे वेनेडियम का तो वेनेडियम प्लस 3 होगा। तो एक्वस जो होता है आपको न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड के पास 0 होगा तो वेनेडियम प्लस 3 चार्ज में आएगा, ठीक है। जब वेनेडियम प्लस 3 चार्ज में आएगा आपको, तो उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालोगे तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 4s2 3d3 होता है। तो 4s2 3d3 होता है आपका वेनेडियम का। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो एस से आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, और ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन आपको डी से होगा। आपको टोटल कितना होगा, डी में आपको 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपको डी में बचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड कीजिएगा डी ऑर्बिटल में, तो आपका अनसिमेट्रिकल शो करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जेटीडी वर्क करती है, यहाँ पर जेटीडी शो करता है। जेटीडी की वजह से मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में बैंड में शो करता है। हो सकता है इसका और भी रीजन हो, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका यही रीजन लगता है, ठीक है। तो आप इस पे अच्छे से रिसर्च भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपने बुक में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन का, थर्ड नंबर क्वेश्चन का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ, एक्सप्लेन। मतलब कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब कि टेट्राहेड्रल जो स्प्लिटिंग एनर्जी जो होता है वो 4/9 टाइम्स ज्यादा होता है, किससे होता है, ऑक्टाहेड्रल से। तो इसका एक्सप्लेन हमें बताना है कि आखिर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो फॉर्मूला होता है, ये जो आपको यूज करते हैं टेट्राहेड्रल में, आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है, आपको एक्सप्लेन करना है इसको। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको इसको आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन जो है डेल टी इक्वल टू 4/9 डेल ओ। तो यहाँ पर इसका कैसे हम मानते हैं, जब हम टेट्राहेड्रल हम निकालते हैं कोई कॉम्प्लेक्सेस का, तो टेट्राहेड्रल में इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ शुरू वाइज में, शुरू से लेकर अंत तक मैं बताता हूँ, आप अच्छे से फोकस कीजिएगा। तो टेट्राहेड्रल के अंदर जो होता है डी, जो डी ऑर्बिटल आपको 5 आपको देखने को मिलती है, जिसका आप लोग बोलते हैं DXY, DYZ, DZX एंड DX2, Y2 एंड DZ2। तो ये आपका जो होता है टेट्राहेड्रल में वो जो डी जो होता है वो आप सेम नहीं होता है। तो आपको ये 3 जो आप दे रखे हैं जैसे T2G बोलते हैं, यहाँ DXY, DYZ एंड DZX जो होता है वो आपका अलोंग जो होता है वो बिटवीन एक्सिस में होता है, ठीक है। और DX2, Y2 जो होता है और DZ2 जो होता है वो आपको अलोंग द एक्सिस होता है। जो डी का आप जो पांचों जो होते हैं वो सबसे सेम एक्सिस में नहीं होकर के टेट्राहेड्रल में डिफरेंट एक्सिस में होता है, बट ऑक्टाहेड्रल में सेम एक्सिस में होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल के यहाँ पर देख सकते हैं कैसे इसका कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर आपको ई होता है, यहाँ पर जी होता है। तो टेट्राहेड्रल में याद रखिएगा आपको कभी ईजी नहीं होता है और T2G नहीं शो करता है। टेट्राहेड्रल में सिर्फ ई शो करता है, याद रखिएगा, ईजी नहीं होता, ई होता है, ठीक है। जीरेड इसमें
इसमें जेड को नहीं माना जाता है, सिर्फ ई को माना जाता है। तो यहाँ पर ई आपको नीचे जो हो गया आपका ई होता हो गया है और ऊपर आपका T2 हो गया। जब ऑक्टाहेड्रल आप निकालते हैं तो नीचे आपका T2G होता है, ऊपर जो होता है वो EG होता है। टेट्राहेड्रल में जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ पर है तो डेल्टी जो हो गया वो आपको 10 EQ होता है, ठीक है। और बीच में जो होता है वो आपका लाइनिंग, उसको हम बैरी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं एनर्जी जो होता है वो 0.4 डेल्टी होता है और यहाँ से देख सकते हैं -0.6 होता है। तो इसका जो एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है नीचे वाला एनर्जी से। और रीजन इसका ये है क्यों आखिर इसका एनर्जी ज़्यादा होता है नीचे वाला से, तो इसका रीजन ये होता है, यहाँ पर देख सकते हैं जो T2 जो होता है वो अपने लिगेंड को अप्रोच जो करता है वो 10 डिग्री एंगल पे अप्रोच करता है, ठीक है। और जब EG जो होता है वो लिगेंड को अप्रोच जो करता है वो 35 डिग्री पे लिगेंड को अप्रोच करता है, ठीक है। तो जो तो वही इसी हिसाब से जो T2G होता है तो अब 10 डिग्री पे लिगेंड को अप्रोच करता है, वहां पर आपको क्या होता है, वहां पर रिपल्सन ज्यादा होता है। रिपल्सन होने की वजह से कि वहां पर जो लिगेंड होता है वो करीब होते हैं, नियरेस्ट होते हैं, और नियरेस्ट होने की वजह से वहां पर रिपल्सन ज्यादा बढ़ जाता है और T2 का वैल्यू जो होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से का रीजन है। और EG के अंदर क्या होता है कि जो लिगेंड को अप्रोच करने का जो डिग्री होता है वो 35 डिग्री होता है, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, वहां पर जो लिगेंड होता है वो काफी दूर में रहता है और दूर में रहने की वजह से वहां पर रिपल्सन कम होता है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इसका बस रीजन यही होता है कि आखिर EG का एनर्जी क्यों कम होता है और T2 का एनर्जी ज्यादा क्यों होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जो होता है बहुत कम होता है एनर्जी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि डेल्टी इज इक्वल टू 4/9 डेलो आखिर क्यों होता है। तो ये जो क्यों होता है इसका रीजन दो होता है। ये डिपेंड करता है दो पॉइंट पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट जो फैक्टर होता है वो नंबर ऑफ लिगेंड होता है और सेकंड जो फैक्टर होता है इफेक्ट ऑफ लिगेंड होता है। तो नंबर ऑफ लिगेंड क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड जो होता है वो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल के अंदर जो होते हैं तो जो लिगेंड अप्रोच होता है वो आपको 4 लिगेंड अप्रोच होता है और ऑक्टाहेड्रल के जो लिगेंड अप्रोच होता है वो 6 लिगेंड अप्रोच होता है। तो अब टेट्राहेड्रल अपॉन तो उसी हिसाब से 4/6 हम कर देते हैं, क्योंकि ऊपर टेट्राहेड्रल हो गया, नीचे आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड अप्रोच होते हैं और ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड अप्रोच होते हैं। तो 4/6 मतलब कि 2/3, ठीक है। और सेकंड में देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ लिगेंड। इफेक्ट ऑफ लिगेंड जो होता है इसमें लिगेंड पे इफेक्ट करता है। तो टेट्राहेड्रल का जो लिगेंड का इफेक्ट होता है काफी कम होता है एज कंपेयर ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में जो आपका जो लिगेंड का सबसेल होता है, जो डिजेनेसी होता है वो आपका सेम एनर्जी में होता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में। बट टेट्राहेड्रल में जो होता है वो एक्सिस जो होता है 5 सबसेल का वो आपको डिफरेंट में होता है, बट ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो एक्सिस होता है वो सेम ही में होता है। तो उसी के हिसाब की वजह से इसके अंदर भी जो वैल्यू होता है इफेक्ट ऑफ लिगेंड का टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्बिनेशन करके वो भी आपका 2/3 ही वैल्यू होता है। तो जब हम दोनों का मल्टीपल करेंगे वैल्यू का 2/3 मल्टीपल 2/3 तो आपका कितना होगा 4/9 होता है। तो यही होता है कि 4/9 जो होता है वो टेट्राहेड्रल जो होता है वो 4/9 टाइम्स ग्रेटर होता है ऑक्टाहेड्रल से। तो इसी हिसाब से इसका फॉर्मूला बना है डेल्टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल्टी जो है वो आपका टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी है और डेलो जो है वो ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी है। आई होप 4 नंबर क्वेश्चन आपको शॉर्ट टाइप जो होगा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, नेम रिएक्शन एंड राइट डाउन द पॉलिसिबल मैकेनिज्म ऑफ द फ्लोइंग। आपको ये दे रखा है सबस्ट्रेट, 2 सबस्ट्रेट दे रखा है, आपको रिएजेंट दे रखा है और आपको बताना है सूटेबल प्रोडक्ट क्या बनने वाली है। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये जो आपको ये जो नेम रिएक्शन का नाम है नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन का ये क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा नोवेंजल कंडेंसेशन तो आपको मालूम होगा कैसे इसका मैकेनिज्म वर्क करती है और इसका क्या प्रोडक्ट बनती है। तो मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं और आपको इजी लेवल में सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं इसका मैकेनिज्म क्या वर्क करती है नोवेंजल कंडेंसेशन नेम रिएक्शन का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में आपको बेंजल्डिहाइड दे रखा है और आपको डाई इथाइल मेलोनेट दे रखा है, मतलब ईस्टर ग्रुप दे रखा है और आपको जो रिएजेंट है पहला पिपरिडीन है और उसके बाद आपको हाइड्रोलाइसिस करवाया है। तो प्रोडक्ट क्या देगी, तो सबसे पहले इसमें वर्कअप क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपका ईस्टर का वर्कअप होता है। ईस्टर में आपको एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है, ठीक है। तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप को हम अल्फा हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ईस्टर है, यहाँ पर ईस्टर है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन जब खींचता है ना तो वहाँ पर जो मिथिलीन जो होता है काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वहाँ पर जो H होता है वो आसानी से निकलना पसंद करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है, पिपरिडीन है, ठीक है। पिपरिडीन का आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर इस टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पिपरिडीन एक अमीन बेसिक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के पास, तो प्रोटॉन को अपस्टेट करता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटॉन को अपस्टेट किया है, प्रोटॉन को जैसे ही अपस्टेट करता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो करने लगता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या वर्कअप होता है, यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड स्टेप में जैसे आपका नेगेटिव चार्ज स्टेप, हाँ, जैसे आपका नेगेटिव चार्ज शो करने लगता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप पे, तो वहां पर होता क्या है कि वहां पर एक और आपका सबस्ट्रेट दे रखा था, यहाँ पर देख सकते बेंजल्डिहाइड आपका दे रखा था। यहाँ पर जब आपको जो बेंजीन है उसको हम पीएच सपोज करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते बेंजीन को हमने पीएच सपोज किया, लास्ट में उसको हम एलोबरेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि बेंजल्डिहाइड के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक प्रेजेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है, कार्बोनिल ग्रुप पे इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, जैसे अटैक होगा कार्बन के पोजीशन पे, तो वहाँ पर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, मतलब कि पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन से अटैच, तो पाई बॉन्ड वीक होता है एज कम्पेयर सिग्मा से, तो वहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस तरह से प्रोडक्ट देखने को मिलती है, फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अटैच इस तरह से करना है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जैसे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होती है तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से नेगेटिव बर्दाश्त नहीं करता है। तो हमने अभी पिपरिडीन में प्रोटॉन को अपस्टेट किया था, तो यहाँ पर आपको क्या हो गया था, यहाँ पर पिपरिडीन जो था वो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज शो करने लगा था। यहाँ पर आपको नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज शो करने की वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन भी चाहेगा कि हम पॉजिटिव ना होकर स्टेबल होना चाहेंगे, तो यहाँ पर से आपको जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज था यहाँ पर अपना H प्लस को अपस्टेट करके यहाँ पर OH में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ से पिपरिडीन वापस सेम फॉर्म में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो जैसे आपको इस तरह से OH फॉर्म होते हैं, यहाँ पर इस तरह प्रोडक्ट देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर एक प्रोसेस है, यहाँ पर पिपरिडीन का काम खत्म हो गया है, ठीक है। मतलब कि आपको फर्स्ट रिएक्शन का काम खत्म हो गया, अब सेकंड रिएक्शन काम हो गया हाइड्रोलाइसिस है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है कि हाइड्रोलाइसिस का वर्कअप करता है। यहाँ पर दो आपका ईस्टर ग्रुप देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर जो ईस्टर होता है आपने पढ़ा होगा नेम रिएक्शन में कि जो ईस्टर होता है वो उसको हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल सा वही बात है, आपको हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो जहां जहां ईस्टर है वो आपको एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जहां जहां ईस्टर था आपको एसिड में कन्वर्ट कर दिया, एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एसिड में कन्वर्ट तो हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया, बट क्वेश्चन में सिर्फ हाइड्रोलाइसिस ही दे रखा था, हीट नहीं दे रखा था। तो अगर हीट देता तो आपका क्या प्रोसेस होता, जब हीट देता तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग फोर्स वर्क करती, यहाँ पर CO2 जो था वो रिमूव हो जाता और CO2 के साथ यहाँ पर अल्फा जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होकर के आपको OH OH निकल जाता, मतलब कि यहाँ पर भी आपको H2O बन के निकल जाता, ठीक है। तो फाइनली आपको सिनेमिक एसिड देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में सिर्फ आपको दो रिएजेंट दे रखा था, पिपरिडीन और आपको हाइड्रोलाइसिस दे रखा था। तो जब पिपरिडीन और हाइड्रोलाइसिस दे रखा था आपको सेम प्रोडक्ट, आपको यहीं तक प्रोडक्ट आपका खत्म हो गया, आगे आपका वर्क नहीं करेगी। बट कोई कोई क्वेश्चन में होता क्या है, हीट नहीं देता बट आपको सिनेमिक एसिड बनाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग के हिसाब से दो रिएजेंट दे रखा था, एक पिपरिडीन दे रखा था और एक हाइड्रोलाइसिस दे रखा था एसिडिक मीडियम में। तो मेरे हिसाब से आपका यही प्रोडक्ट बनेगा, लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। बट अगर हीट देता तो आपको फाइनल प्रोडक्ट ये बनता, ठीक है। तो आई होप 5th नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नोवेंजल कंडेंसेशन, हाँ रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन था, तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी, बहुत इजी मैकेनिज्म थी। अब 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कंपेयर द एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। आपको बताना है कि 3 कंपाउंड आपको दे रखा है, ठीक है। तीनों कंपाउंड बताना है कि बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसका होगा और साथ साथ आपको रीजन भी देना है कि आखिर बेसिसिटी जिसका ज्यादा होगा तो आखिर क्यों होगा, उसका आपका रीजन देना है, अच्छे से रीजन देना है आपको, शॉर्ट में आंसर से आपको शॉर्ट में ही रीजन देना है, तभी आपको 3 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। हाँ, इससे पहले जाने से पहले मैं आपको कंपाउंड को तारुफ करवा देता हूँ। ये जो कंपाउंड आपका वो पिरिडीन है, ये कंपाउंड आपका पायरोल है और ये कंपाउंड जो आपका है वो पिपरिडीन है। तो आपने नॉर्मल वे में पढ़ा होगा कि पिपरिडीन का जो होता है वो बेसिसिटी सबसे ज्यादा होता है पिरिडीन से और सबसे लास्ट पायरोल का होता है। तो मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पिपरिडीन का बेसिसिटी क्यों होता है, पायरोल का सबसे लीस्ट क्यों होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं कि पिपरिडीन का सबसे ज्यादा बेसिसिटी होता है, उससे कम पिरिडीन और सबसे लीस्ट पायरोल का बेसिसिटी होता है। इसका रीजन ये होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर पिपरिडीन का बेसिसिटी ज्यादा क्यों होता है पिरिडीन से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पिरिडीन इज द मोस्ट बेसिसिटी देन पिरिडीन बिकॉज द लोन पेयर मोर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन एटम एंड N इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम। पिपरिडीन का बताया जा रहा है उसके अंदर नाइट्रोजन पर लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होता है और जो बॉन्डेड होता है नाइट्रोजन का उसका 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है और 1 लोन पेयर कैरी करता है और इसके जो हाइब्रिडाइज होता है नाइट्रोजन एटम का वो sp3 हाइब्रिडाइज एटम होता है, ठीक है। बट
बट pyridine जो होता है नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम एंड कैरीज वन लोन पेयर दस हाइब्रिडाइज्ड sp2। वैसे बताया गया कि pyridine के अंदर क्या होता है कि pyridine के अंदर आपको दो कार्बन अटैच होता है, हाइड्रोजन एक भी अटैच नहीं होता है। एक लोन पेयर pyridine के अंदर भी प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन एटम पे, और उसका जो हाइब्रिडाइज होता है नाइट्रोजन एटम का वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है pyridine का, तो वहाँ पर s कैरेक्टर जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर पिप्रिडीन से। तो पिप्रिडीन का जो होता है वो आपका हाइब्रिडाइज वो आपका sp3 होता है और pyridine का sp2 होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पिप्रिडीन का जो होता है में s कैरेक्टर जो होता है वो कम होता है और pyridine का s कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो जब पिप्रिडीन का s कैरेक्टर कम होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस चार्ज होता है, तो इसलिए इसका बेसिसिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है उसके न्यूक्लियस पे जो पावर होता है खींचने का लोन पेयर का वो कम हो जाता है, क्योंकि एस कैरेक्टर कम है तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो भी कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आप खींच नहीं पाता है, जिसकी वजह से पिप्रिडीन जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो बाहर ही देना पसंद करता है, जिसकी वजह से वो उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है। बट pyridine के अंदर क्या होता है कि एस कैरेक्टर जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसका नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस चार्ज होता है वो अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसकी वजह से बाहर डोनेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से लेस बेसिसिटी होता है। तो यहाँ पर वही बात कहा गया है कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि pyridine इज मोर बेसिसिटी देन पायरोल। तो हाँ, pyridine जो होता है मोर बेसिसिटी होता है पायरोल से। रीजन ये होता है बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम इन pyridine एंड पायरोल डिफरेंट इन नेचर। मतलब कि जो नाइट्रोजन पे जो मतलब कि ये बताया गया है कि जो pyridine का जो नाइट्रोजन पे लोन पे प्रेजेंट होता है और पायरोल का जो नाइट्रोजन पे लोन पे प्रेजेंट होता है, दोनों का जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। आखिर क्यों नेचर डिफरेंट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस फॉर्म ए पार्ट ऑफ एरोमेटिक सेक्सटेट इन पायरोल व्हाइल नॉट इन pyridine। मतलब कहने का मतलब इसमें बताइए, इसलिए नेचर डिफरेंट होता है क्योंकि पायरोल के अंदर जो होता है वो एरोमेटिक पार्टिसिपेट करता है, एरोमेटिक स्टेबिलिटी शो करता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है नाइट्रोजन का वो डोनेट नहीं कर पाता है, और जबकि pyridine के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जिसकी वजह से बेसिसिटी लिस्ट होता है पायरोल का। तो इसका रीजन यही है, सूटेबल रीजन यही है, और ये आप आंसर आप इस हिसाब से आंसर देते हैं शॉर्ट टाइप में, तो आपका 3 मार्क्स देने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी एग्जामिनर जो है रोक नहीं सकता है। ठीक है, आई होप 6 नंबर क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा कि पिप्रिडीन क्यों ज्यादा बेसिसिटी होता है और लीस्ट पायरोल क्यों होता है। ठीक है, तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, इसका आपको स्ट्रक्चर बताना है, मतलब कि मैकेनिज्म थोड़ा सा बताना है, और आपको प्रोडक्ट भी बताना है। तो आपको अगर इस क्वेश्चन को कैसे आप शॉर्ट टाइप में करोगे मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको शॉर्ट टाइप में करना है, पूरा अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका सबस्ट्रेट दे रखा है। ठीक है, और आपको 1 से 2 3 आपको 4 आपको क्या दे रखा है, रिएजेंट दे रखा है, और आपको प्रोडक्ट बताना है। इस सबस्ट्रेट का नाम क्या है आपको मैं आपको बता देता हूं, 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन। इसका इस सबस्ट्रेट का जो नाम है 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन, इस सबस्ट्रेट का नाम है। पहला आपको करवाया गया है, आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया गया है। सेकंड में आपको करवाया गया हाइड्रोलाइसिस या H2SO4 का रिएक्शन करवाया गया है। थर्ड में आपको करवाया गया है ओजोनोलाइसिस विथ रिडक्टिव वर्कअप करवाया गया है, और लास्ट में आपको जो कराया गया है ओजोनोलाइसिस विथ ऑक्सीडेटिव वर्कअप करवाया गया है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं, आपको इजी लेवल में समझाने की कोशिश करता हूं इसका कैसे आपको शॉर्ट टाइप में आंसर देना है ताकि आपको 3 मार्क्स बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का। तो 7 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट में आप क्या देखा था, फर्स्ट में आप यहाँ पर आपको हम H2O एंड H2SO4 से रिएक्ट करवाया है 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना यह है जो आपको अल्किन्स ग्रुप है, ये अल्किन ग्रुप ब्रेक होता है। अब ब्रेक होने के यहाँ पर SN1 काम करेगा, तो SN1 काम करता है तो अल्किन ग्रुप जो होता है वो ब्रेक होता है। जैसे ही ब्रेक होगा तो वहां पर क्या होता है, चार्ज जनरेट करता है, कार्बोकैटायन चार्ज जनरेट करता है। तो कार्बोकैटायन आखिर यहां पर शो करेगा या फिर यहां पर शो करेगा, यही आपको देखना होता है। अगर आपको ये चीज पहचानने आ गया तो आप आंसर कर सकते हैं। तो कार्बोकैटायन आपको यहां पर जनरेट करेगा, आखिर क्यों यहां पर अगर जनरेट आखिर क्यों करेगा, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन है, तो टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। बट यहां पर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर अगर कार्बोकैटायन जनरेट आप करते तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन देखने को मिलता। तो अब मैं आपको बता दूं कि टर्सरी कार्बोकैटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर सेकेंडरी कार्बोकैटायन से। तो मैं टर्सरी कार्बोकैटायन ही हमको बनाना है, तो इसी वजह से यहां पर आपको कार्बोकैटायन जनरेट करना पड़ा। ठीक है,
हाँ, तो यहाँ पर आपको कार्बोकैटायन शो करने लगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको कार्बो अनायन शो करने लगा। तो कार्बो अनायन जो शो करने लगा तो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो प्रोटॉन आपको कहाँ से है, H2SO4 से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही H2SO4 से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करके आपको यहाँ पर H शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करवाया। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ से आपको प्रोटॉन H2SO4 से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट के यहाँ पर H शिफ्ट हो जाएगा, उससे यहाँ पर कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन बनेगा। तो यहाँ पर वाटर में OH माइनस होता है तो OH माइनस जो होता है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट का हो गया जिसमें H2O और H2SO4 था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड में आपको वही सेम सबस्ट्रेट दे रखा है और आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना है। तो यहाँ पर भी वही वर्क करेगा, यहाँ पर भी जो वर्क करेगा वो यहाँ पर भी SN1 का ही वर्क करेगा। फर्स्ट में आपको कार्बोकैटायन शो करेगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन शो करेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो BH3 होता है वो आपको H माइनस हाइड्राइड बन के निकलता है और BH2 प्लस हो जाता है। तो जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर आपको BH2 आ जाएगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर H आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वर्क क्या करती है, H2O2 और NOH होता है। तो H2O2 NOH यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का वर्क करती है। तो जहाँ पर BH2 है वो BH2 को हटा करके यहाँ पर OH शिफ्ट हो जाता है, मतलब BH2 को रिप्लेस करके OH शिफ्ट होता है। यहाँ इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लंबी प्रोसेस होता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो वहां पर आपको मालूम होगा कि BH2 जो होता है वो कैसे रिप्लेस होता है OH में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो होता है वहां पर स्टीरियो में सिन एडिशन होता है। आप याद रखिएगा, अगर आपको स्टीरियो दे दिया जाएगा, यहाँ पर अभी स्टीरियो नहीं, यहाँ पर प्लेनर है, अगर स्टीरियो दे देगा तो यहाँ पर H और OH जो एडिशन होगा वो आपको सिन होगा, मतलब आपको सेम टू सेम एडिशन होगा। अगर वेज में एडिशन हो रहा है तो दोनों वेज में होगा, अगर डैश में होगा तो दोनों डैश में होगा। तो ठीक है, यहाँ पर आप ये रिमेंबर कर लीजिएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो BH2 और H जो अटैच होता है वो आपका सिन एडिशन अटैच होता है। थर्ड नंबर में दे रखा था, थर्ड नंबर में क्या दे रखा था कि 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन के अंदर आपको ओजोनोलाइसिस करना था विथ ऑक्सीडेटिव वर्कअप के साथ। तो ओजोनोलाइसिस आपने पढ़ा होगा, ओजोनोलाइसिस में क्या वर्कअप करती है, तो जो अल्कीन्स होता है वो अल्कीन्स बॉन्ड को सिंपली ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद जो बीच से ब्रेक होता है वहां पर कार्बन जो होता है वो कीटो, दोनों तरफ कार्बन जो होता है वो कीटो फॉर्म में कर जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ कार्बन जो है ब्रेक होने के बाद वो कीटो फॉर्म में शो करने लगता है, ठीक है। उसके बाद आप H2O2 ऑक्सीडेटिव वर्कअप कराते हैं, तो वर्कअप कराने के बाद इस पोजीशन पे आपको OH अटैच होता है। यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल आपका प्रोडक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका OH वर्कअप अटैच, OH आपका अटैच हो जाता है ऑक्सीडेटिव वर्कअप में H2O2 में, ठीक है। और फोर्थ नंबर में देख सकते हैं, फोर्थ नंबर भी सेम है, बस इसके अंदर आपको जो सेकंड आपको रीजन है वो चेंज है, इसमें रिडक्टिव वर्कअप करती है। इसमें सिर्फ आपको ओजोनोलाइसिस कराना है, ओजोनोलाइसिस करोगे तो आपको सेम प्रोडक्ट देखने को मिलेगी, दोनों तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन कीटो फॉर्म में शो करने लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ से आपको चेंज होगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको फर्स्ट में आपको थर्ड में था क्या, आपको ऑक्सीडेटिव वर्कअप हो रहा था, बट यहाँ पर आपको क्या हो गया, यहाँ पर आपको रिडक्टिव वर्कअप होगा। रिडक्टिव वर्कअप में क्या होगा, इसमें सिर्फ H अटैच हो जाता है, तो सिंपली आपको H अटैच हो जाता है, आपको सिंपली आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलती है। तो फाइनली आपका 7 नंबर जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक सबस्ट्रेट दे रखा था, 4 रिएजेंट दे रखा था, मैंने आपको चारों रिएजेंट का अच्छे से इजी लेवल में डिस्कस कर दिया हूं और शॉर्ट टाइप में डिस्कस किया हूं। आप इस टाइप का अगर आप आंसर देते हैं, शॉर्ट टाइप में आपको वहां पर सॉल्यूशन देते हैं तो आपको 3 मार्क्स 100% मिलेगी। तो फाइनली आप 7 नंबर देख लिए हैं कि आपको इस तरह से वर्कअप कराना होता है। तो 7 नंबर के बाद अब 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि डज द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल डिपेंड अपॉन द इंजन या वर्किंग सब्सटेंसेस। तो आपको पता है कि जो कार्नोट साइकिल जो इफिशियंसी होता है वो आपको इंजन या फिर वर्किंग सब्सटेंसेस पे डिपेंड करता है। तो आखिर डिपेंड करता है तो क्यों करता है उसको एक्सप्लेन करना, उसको रीजन देना है, ठीक है। तो दोस्तों हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का क्या है, इसका रीजन होता है कि जो कार्नोट साइकिल का जो इफिशियंसी होता है वो इंजन पे डिपेंड क्यों करता है और सब्सटेंसेस वर्किंग पे डिपेंड क्यों करते हैं। आप देख सकते हैं, आपको शॉर्ट टाइप में आंसर लेकर आया हूं। इसका वजह क्या होता है, द फ्रैक्शन ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय एन इंजन विच कैन कन्वर्ट इनटू वर्क गिव्स द इफिशियंसी ईटा, ठीक है। इफिशियंसी आपको जो डिनोट ईटा से डिनोट करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है T2 - T1 अपॉन T2, और या इसको ये भी बोलते हैं TH - TC अपॉन TH। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है TH - TC अपॉन TH, या कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है T2 - T1 अपॉन T2। तो ये भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कैसे एलिब्रेट करना है, कैसे आपको रीजन देना है। यहाँ पर देख सकते हैं, सिंस T2 - T1 अपॉन T2 इज इनवेरिएबल लेस देन 1। ये चीज सही है कि T2 - T1 जो होता है अपॉन T2 जो होता है वो 1 से आपको कम होता है, आपने पढ़ा होगा। द इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1, और साथ साथ आपको जो इफिशियंसी ऑफ जो हीट इंजन होता है वो भी 1 से कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो हीट इंजन हैज एट बीन कंस्ट्रक्टेड विच हैज
एंड इफिशियंसी इक्वल टू यूनिटी। अगर आप यहाँ पर इंजन में अगर हीट नहीं करते हैं या हीट नहीं देते हैं, तो अगर वहां पर T1 को अगर जीरो रखते हैं, मतलब हीट नहीं देते हैं, तो वहां पर इफिशियंसी जो होता है वो इक्वल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यूनिटी के बराबर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर T1 को जीरो रख दीजिएगा तो आपको जो इफिशियंसी आएगा वो आप 1 के बराबर आता है। तो ये भी आपका एक इंजन पे डिपेंड करता है, इसका रीजन ये भी है डिपेंड करने का रीजन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द इफिशियंसी डिपेंड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन T2 एंड T1, दस द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स ऑफ द सिंक। मतलब जो T2 होता है वो सोर्स पे डिपेंड करता है और T1 जो होता है वो सिंक पे डिपेंड करता है, मतलब कि हीट एंड सिंक कोल्ड पे डिपेंड करता है। तो वही बोलते हैं TH एंड TC, मतलब कि हीट एंड कोल्ड पे डिपेंड करता है। तो इसका रीजन यही था, यही इसका शॉर्ट आंसर है। इससे ज़्यादा कोई शॉर्ट आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आप लिख देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको 3 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट द एक्सप्लेन कोलरॉस लॉ। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कोलरॉस लॉ का, स्टेट का एक्सप्लेन करना है। फिर साथ ही साथ आपको दे रखा है इलस्ट्रेट हाउ दिस लॉ इज यूज्ड फॉर द मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डिल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयनिक कंडक्टेंस होता है, मोलर आयनिक कंडक्टेंस हो जाता है इन्फिनाइट डिल्यूशन पे, हम कैसे उसको लॉ को यूज करते हैं उसको आपको इलस्ट्रेट करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, आपने अगर पढ़ा होगा कोलरॉस लॉ के बारे में, वो भी आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर एंड आयनिक कंडक्टेंस के बारे में, तो आप वहां से भी नॉर्मल शॉर्ट आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आर्टिकल है ये आपका बुक का आर्टिकल है, पूरी शर्मा पठानिया का आर्टिकल है। तो जितने भी एमईओ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पूरी शर्मा पठानिया से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहां आप जितने भी क्वेश्चन ढूंढोगे वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी का आर्टिकल है, उसको अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, बढ़िया से आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको पूरी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इस पे उतना डिस्कस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी इसका रीजन क्यों है। कोलरॉस लॉ जो एक्सप्लेन करने का था इसमें सारा एक्सप्लेन कर रखा है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए और इसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए। अब इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पर 10 क्वेश्चन जो होता है वो पूछा गया है, द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल कन्फाइंड x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू स्मॉलर देन a इन द ग्राउंड स्टेट। आपका ये वैल्यू दे रखा है और कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द इंटरवल x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन a/2, x इज इक्वल टू स्मॉलर देन 3a/4 आपको बताना है, ये आपको कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो मैं 10 नंबर क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को आपको पूरी तरह पठानिया बुक में आपको मिल जाएगा, नहीं तो और भी कोई बुक्स होते हैं आपके पास अवेलेबल हैं फिजिकल का, तो उसमें आपको क्वांटम केमिस्ट्री आपका टॉपिक अवेलेबल है उस बुक के अंदर। तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन उसमें उस बुक में मिल जाएगी जिसके अंदर आपको क्वांटम केमिस्ट्री अवेलेबल है उस बुक में। हाँ, आई होप इस वीडियो से आपको जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ आपको इजी लेवल में आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन बी का 1 से लेकर 10 क्वेश्चन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का MSc केमिस्ट्री का, तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।